अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। अभी लीज टर्म पे एंड करके गया हूं ना। अभी आखिरी बात क्या की है? लीज टर्म ही। ठीक है। फाइनेंस लीज में जरूरी है कि ओनरशिप एंड पे लेसी को ही ट्रांसफर होगी? नहीं, जरूरी नहीं है। एक वैसे तो अगर लेसर बदमाशी करे तो अलग बात है, लेकिन अगर फेयर चले और एक एसेट जो लेसर ने लाख का खरीदना है और लीज पे दे देना है और एंड ऑफ लीज टर्म इसकी ओनरशिप लेसी को ट्रांसफर हो जानी है, तो लेसर 1 लाख प्लस इंटरेस्ट सारा ही लेसी से पूरे करेगा। 1 लाख का खरीदेगा, लेसी को देगा और एंड ऑफ टर्म एसेट लेसी ही रख लेगा, तो लेसर लाख प्लस प्रॉफिट लेसी से पूरे करेगा, है ना। लेकिन अगर है फाइनेंस लीज मगर 4 साल के बाद एसेट लेसर को वापस आ जाना है और वो बचा कुचा एसेट लेसर मार्केट में लेट से 20,000 का तो बेच ही लेगा, तो क्या अब भी लेसर को 1 लाख प्लस प्रॉफिट लेसी से पूरा करना चाहिए? या अगर रफली बात करें तो 80। भाई लाख का वो एसेट खरीद के देगा, फिर एंड पे इसको वापस आएगा, फिर वो बचा कुचा ये मार्केट में बेच के 20 ले लेगा मार्केट से। कल को मार्केट में बेच के उसको 20 रिकवर हो जाना है, तो अब उसको लेसी से कितने पूरे करने चाहिए? 80 प्लस। लेकिन लेसी को उसने इंस्टॉलमेंट्स तो शुरू में ही कैलकुलेट करके बतानी है, जबकि ये वाली अमाउंट कंफर्म कब पता चलेगी? एंड पे। तो शुरू में लगाएगा लेसर अंदाजा, और वो जो अंदाजा लगाएगा वो है उसकी एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू। एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू हो सकता है नहीं हो सकता नहीं, लेसी को इस अमाउंट के ज्यादा होने का या कम होने का कोई फर्क पड़ेगा? हाँ पड़ेगा। अगर ये अमाउंट ज्यादा होगी तो लेसी से रिकवरी कम होगी, अगर ये अमाउंट कम होगी तो लेसी से रिकवरी ज्यादा होगी। तो लेसी चाहेगा कि ये अमाउंट ज्यादा से ज्यादा हो, और उसमें हो सकता है कि वो लेसर से कहे कि आपने घबराना नहीं है, ये एसेट आपका 20 का बिकेगा ही बिकेगा, मेरी तरफ से गारंटी है कि 20 का बिकेगा। तो लेसी ने लेसर को गारंटी कर दी रेजिडुअल वैल्यू पूरी या उसका कुछ पोर्शन, तो ये कहलाती है रेजिडुअल वैल्यू गारंटीड टू लेसर, या इसको GRV कह लेंगे, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। अब ये गारंटी लेसी भी कर सकता है, लेसी का कोई जानने वाला भी कर सकता है, और कोई और भी फॉर एनी रीजन कर सकता है। कोई और क्यों कर सकता है उसकी एक मिसाल दे देता हूं कि गाड़ियां हैं, तो बैंक्स आप देखेंगे, अब तो खैर मार्केट बहुत बड़ी हो गई है, वरना बैंक्स पहले बड़े बड़े ब्रांड की गाड़ियां लीज पे देते होंगे, ये बाकी ये आदम मोटर्स वगैरह इनकी गाड़ियां नहीं देते होंगे। क्यों सिर्फ बड़ी ब्रांड की गाड़ियां क्यों लीज पे देते होंगे? तो बैंक को से क्या लगे, बैंक ने तो गाड़ी दे दी। बैंक सिर्फ बड़े बड़े ब्रांड्स की गाड़ियां ही क्यों लीज करके दे? बैंक ने तो है नहीं, लेसी कहे जी मैंने वो चूनिया मोटर से गाड़ी लेनी है, बैंक कहे हम नहीं जानते उस मोटर को, फिर तो बैंक ने तो रिकवरी लेसी से करनी है, चाहे वो काली गाड़ी हो चाहे पीली गाड़ी हो, उससे क्या होता है? अगर कल को लेसी डिफॉल्ट कर गया तो बैंक क्या करेगा? गाड़ी उठा के ले आएगा, क्या करेगा? गाड़ी का बेचेगा, अपने पैसे पूरे करेगा। तो मशहूर ब्रांड की गाड़ी होगी तो कल को बिक भी जाएगी, तो बैंक ये कोशिश करेगा कि वो एसेट्स लीज पे दिया करे जिनकी कल को वर्थ भी हो,
ताकि अगर लेसी डिफॉल्ट करे तो अपने पैसे पूरे कर सके। हो सकता है कि नई गाड़ियों वाली कंपनी आए और वो बैंक्स को कहे जी हमारी गाड़ियां भी बेच लें आप, बैंक कहे कि नहीं आपकी गाड़ियां नहीं बेचनी, पता नहीं कल को बिके ना बिके, तो वो कहेगा गाड़ियों वाला कि मेरी तरफ से गारंटी है बिकेगी, अगर ना बिकी तो मैं जिम्मेदार हूं। तो ये कोई और पार्टी है जो गारंटी कर रही है। तो लेसर को कोई भी गारंटी कर सकता है, इसको कहते हैं रेजिडुअल वैल्यू गारंटीड टू लेसर। हो सकता है सारी सारी मतलब जो एक्सपेक्टेड आरवी है सारी, या हो सकता है उसका कुछ पोर्शन। ये मैंने आपको नंबर 7 बता दी। नंबर 7 पेज 3 पे नंबर 7, पेज 3 पे नंबर 7। और 8 भी पढ़ लें, ये भी समझ आ जाएगी। 8 पढ़ेंगे तो समझ आएगी। हाँ जी 7 और 8 गारंटी कर सकता है कि कंपनी का बिकेगा। मैंने बात शुरू ही लेसी से की थी। नहीं लेसी तो उस ट्रांजेक्शन क्या 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 पार्टी अनरिलेटेड टू द लेसन। हाँ हाँ लेसी तो रिलेटेड होता है। लेसी कैसे रिलेटेड होता है? IS-24 रिलेटेड पार्टी तो नहीं है लेसी। नहीं लेक्चर लिया IS-24 का। हाँ जी 7 और 8 ओके। अच्छा चले हम यहाँ आ ही गए हैं तो 9 भी पढ़ लें, फिर पीछे जाते हैं वापस। पेज 3 पे हूं मैं। नाइन डन। चलें पेज 2 पे वापस आ जाए। नंबर 6 लीज पेमेंट्स। ये काफी बड़ी सी टर्म है। लीज पेमेंट्स नाम से क्या लगता है, ये वो पैसे होंगे जो लेसी लेसर को देगा। क्यों? क्योंकि वो राइट ऑफ यूज ले रहा है। अब ये क्या क्या हो सकता है? अगर आप को वैसे पर्सनल एक्सपीरियंस हो, या अगर आर्टिकल में कोई असाइनमेंट हो, या वैसे जनरल नॉलेज हो, बैंक से कार लीज कर लेते हैं, क्या क्या पैसे देने पड़ेंगे लेसी को? किन किन शक्लों में हो सकते हैं वो पैसे? एडवांस, यानी जिसको वो डाउन पेमेंट कह लें, इक्विटी कह लें, वो भी देने पड़ेंगे पैसे। और रेंट देना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट जो होती है। और कुछ बैंकों में ये है कि आप कुछ पैसे मतलब लमसम पेमेंट एंड पे भी रखना चाहते हैं कि नहीं, उसको रेजिडुअल वैल्यू भी बोल रहे होते हैं बैंक्स, उनको रेजिडुअल वैल्यू भी कह रहे होते हैं। ये बेसिकली वो बीपीओ टाइप चीज भी हो सकती है। तो ये सब वो पैसे हैं जो लेसी ने लेसर को देने हैं, और ये एग्रीड है। अच्छा अब अक्सर बैंक, बल्कि तकरीबन सारे ही बैंक, जो रेंटल चार्ज करते हैं, जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, वो करते हैं काइबोर प्लस पे। यानी अब मेरे ख्याल में तो बैंक्स फिक्स नहीं करते, यहां तक मुझे याद पड़ता है। बैंक्स अब जो भी लीजिंग करते हैं वो काइबोर प्लस पे करते हैं। और काइबोर हमेशा सेम रहेगा? नहीं, तो काइबोर वेरी करेगा। तो रेंटल वेरी भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक फैक्टर के साथ जुड़ गया, काइबोर के साथ। और ये तो मैंने बैंक की मिसाल दी। हो सकता है वैसे ही कोई लेसर जो जो चीजें किराए पे देता है, वो हो सकता है लेसी को कहे कि अगर डॉलर 200 क्रॉस कर गया तो मैं तुम्हारा किराया बढ़ा दूंगा, या मुल्क का जो जनरल इन्फ्लेशन रेट है
अगर वो 25% क्रॉस कर गया तो मैं तुम्हारा किराया बढ़ा दूंगा। यहां भी क्या हो रहा है, किसी इंडेक्स के साथ रिलेट किया जा रहा है। तो जो लेसी ने लेसर को पैसे देने हैं वो सर्टेन भी हो सकते हैं। सर्टेन यानी लमसम डाउन पेमेंट 5 लाख जमा करा दें, उसके अलावा 65,000 हर महीने देने हैं आपने, उसके अलावा 4 साल जब लीज टर्म खत्म होगी तो 15 लाख तब भी देने हैं। ये अमाउंट्स सर्टेन है ना, इनको कहते हैं फिक्स्ड पेमेंट्स। और ये जो मैंने बात की कि अगर डॉलर से ऊपर निकल गया, जनरल इन्फ्लेशन इससे ऊपर निकल गया तो फिर और पैसे देने पड़ेंगे, इनको कहते हैं वेरिएबल पेमेंट्स। इसके अलावा जो मैंने शुरू में बताया था, बीपीओ कहा था जिसको, तो अगर लेसी एंड पे ये ऑप्ट करता है कि मुझे ये एसेट खरीदना है तो उसके लिए वो भी पैसे पे करेगा। कितने पैसे पे करेगा? जो परचेज प्राइस एग्री हुई है वो भी पेमेंट है, वो भी लीज पेमेंट का हिस्सा है। फिर लीज टर्म समझाते हुए भी पिछली क्लास के अंदर मैंने एक टर्मिनेशन की ऑप्शन की बात की थी। एग्रीमेंट में लिखा होगा कि 8 साल तो पीरियड है, लेकिन अगर लेसी चाहे तो वो 6 साल में क्लोज कर सकता है। और अगर उसने इस टर्मिनेशन ऑप्शन को चूज किया तो लेसी को इसके लिए ₹1,00,000 फीस देनी पड़ेगी। यानी अगर लेसी टर्मिनेट कर देता है तो उसको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। जैसे बैंक्स में अगर हम कुछ करें ना, कोई फैसिलिटी पे ऑफ करें तो उसके वो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। इसको IFRS 16 में नाम दिया है टर्मिनेशन पेनल्टी। मतलब टर्मिनेशन पेनल्टी तो मैं कह रहा हूं पेनल्टी फॉर टर्मिनेशन। ये सब कवर्ड है लीज पेमेंट्स के अंदर। नंबर 6 पढ़ लें, लेकिन जो डब्बों के अंदर लिखा है वो भी नहीं पढ़ना, वो मैं समझाता हूं। पहले आप 6 पढ़ लें, ये सारे मैंने आपको बता दिए कि करके। चल सारे ही बता देता हूं। लीज पेमेंट्स वो पैसे हैं जो लेसी ने लेसर को देने हैं, जो कि क्या क्या है? फिक्स्ड पेमेंट्स। फिक्स्ड पेमेंट से मुराद है वो जो सर्टेन है, यानी जो पता है कितनी। फिक्स का मतलब ये नहीं है जो हर साल बराबर है। फिक्स का मतलब हर साल बराबर नहीं है। फिक्स का मतलब है जो फिक्स हो गई है कि इतने पैसे तो देने, ये फिक्स्ड पेमेंट्स है। और जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना इंक्लूडिंग इन सब्सटेंस, ये समझाता हूं भी। उसके बाद लिखा है लेस एनी लीज इंसेंटिव्स। ये कॉलेज की मिसाल देता हूं। जब कोई कस्टमर है आप लोग, जब कोई कस्टमर यहां कॉलेज में एडमिशन लेगा तो एक तो है जो उसने कॉलेज की फीस देनी है। इसके अलावा वो पैसे हैं, शुरू की बात करूं, सीए के शुरू की बात करूं, इसके अलावा वो पैसे हैं जो उसने आई कैप की रजिस्ट्रेशन के पैसे देने हैं। अब जब वो कॉलेज से एनरोल हो रहा है तो हो सकता है कोई नया कॉलेज या वैसे ही कॉलेज अपनी मार्केटिंग टेक्निक के मुताबिक स्टूडेंट से कहें कि आप हमारे पास एडमिशन लें तो हम आपको ऐसा करते हैं कि जो आपने आई कैप को पैसे देने हैं ना, है वो आपको और आई कैप का मामला, चले हम उसमें से आपको 20% रीइंबर्स कर देंगे, हम आपको कुछ पैसे दे देंगे। अब ये जो पैसे हम दे रहे हैं इंसेंटिव, ताकि कस्टमर हमसे ट्रांजैक्शन कर ले। अब यही मामला लीज में भी हो सकता है कि लेसर लेसी को कह सकता है कि फलाने खर्चे करने तो आपने थे, चले हमारी तरफ से उसमें से कंट्रीब्यूशन रख लें, ये हम आपको अपनी तरफ से दे देते हैं। इसको लीज इंसेंटिव कहते हैं। तो लेसर लेसी से पैसे ले रहा है, यानी लीज पेमेंट्स उसको लेसी से आ रही हैं, और अगर वो कुछ पैसे लेसी को दे रहा है तो ऑफसेट हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ है फिक्स्ड पेमेंट लेस लीज इंसेंटिव। अगर लेसर को कुछ पैसे देने पड़ते हैं लेसी को तो ये माइनस हो जाएगा लीज पेमेंट्स में से।
जाग रहे हैं? बी है वेरिएबल लीज पेमेंट्स। जैसे मैंने मिसाल दी थी कि काइबोर के साथ अगर लिंक्ड है, अगर बैंक ने गाड़ी लीज पे दी है और बैंक ने कहा है कि आपको हर साल जो इंस्टॉलमेंट्स कैलकुलेट हो रही हैं वो काइबोर प्लस 2% पे हो रही हैं और काइबोर एनुअली रिवाइज हुआ करेगा, तो अगले साल काइबोर चेंज हो जाएगा तो रेंटल चेंज हो जाएगा। तो ये जो रेंटल में चेंज आएगा, पता नहीं कितना आएगा, ये चेंज वाला पोर्शन वेरिएबल है। सी परचेज ऑप्शन है और ये जो परचेज ऑप्शन है ये पता नहीं लेसी एक्सरसाइज करेगा कि नहीं करेगा, तो इसको लीज पेमेंट में तब शामिल करना है इफ रीजनेबली सर्टेन कि वो ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेगा। और अगर लेसी टर्मिनेट कराता है तो लेसी उसके लिए पेनल्टी देगा, ये भी लेसी से आने वाला पैसा है, तो इस पैसे को भी लीज पेमेंट में अच्छा लीज पेमेंट हम कैलकुलेट कब कर रहे हैं? शुरू में, क्योंकि इसकी कुछ अकाउंटिंग करनी है। तो हमें शुरू में कंफर्म है कि ये टर्मिनेशन होगी? नहीं। शुरू में कंफर्म है कि लेसी एंड पे परचेज ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा? नहीं। तो ये सब हमारे शुरू के अंदाजे होंगे। इवन के जो रेंटल हम काइबोर की बेस पे कैलकुलेट करके लेसी को बताएंगे वो भी हमारा शुरू के अंदाजे ही होंगे। तो ये सब शुरू में अंदाजे लग रहे हैं। तो लीज पेमेंट का हिस्सा हमने बनाना तो है जो परचेज ऑप्शन है। लीज पेमेंट का हिस्सा बनाना है जो ऑप्शन की प्राइस है, लेकिन कंफर्म है कि लेसी ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, यानी कंफर्म है कि हमें वो पैसा मिलेगा? नहीं। तो अभी हम अंदाजा लगाएंगे और अगर रीजनेबली सर्टेन हुआ तो फिर उसको काउंट कर लेंगे। इसी तरह से अगर लेसी ने टर्मिनेट करवाना है या नहीं करवाना पता नहीं, अगर करवाया तो उसने पेनल्टी देनी है हमें, तो वो भी हमें आने वाली पेमेंट है, वो भी लीज पेमेंट में काउंट होगी अगर टर्मिनेट कर दे कि नहीं कर दे। यानी अगर कंफर्म है कि टर्मिनेट कराएगा कि टर्मिनेट कराएगा, और अगर रीजनेबल नहीं है तो है नहीं। ये सवाल ध्यान से सुने, इधर उधर हैं आप लोग, ध्यान से सुने मेरी बात। टर्मिनेशन पेनल्टी लीज पेमेंट का हिस्सा बननी है कि नहीं बननी है? कब, किस सूरत में उसको लीज पेमेंट में काउंट करें? अगर परचेज ऑप्शन है तो उस ऑप्शन प्राइस को लीज पेमेंट में काउंट करें। कब, क्यों? जब हमें अच्छा हम सब काम शुरू में कर रहे हैं, जब हमें रीजनेबली सर्टेन है कि परचेज ऑप्शन एक्सरसाइज होगी। पेनल्टी वाली अमाउंट को लीज पेमेंट का हिस्सा बनाएं या ना बनाएं? अगर बनाएं तो कब? जब सर्टेन है कि नहीं। नहीं। लीज टर्म पे वापस आते हैं। एग्रीमेंट का पीरियड है 8 साल और लेसी के पास ऑप्शन है कि वो टर्मिनेट करवा सकता है 6 साल। कितना पीरियड टर्मिनेशन ऑप्शन से जुड़ा हुआ है? 2 साल। रिक्वायर्ड लीज टर्म कितनी है? अगर सिनेरियो ए सर्टेन है कि टर्मिनेट करवाएगा, अभी ठहरे, सिनेरियो बी सर्टेन है कि टर्मिनेट नहीं करवाएगा, सी पता नहीं क्या होगा। तीनों आराम से सोच लें, पहले ए बी सी तीनों का जवाब सोच लें।
ए सिक्स या एट है, कितना कह रहे हो? सिक्स क्यों? हाँ सिक्स। हमने 8 तब करना है जब कंफर्म है कि टर्मिनेट नहीं होना। अगर अनसर्टेन है तो क्या कंफर्म है कि टर्मिनेट नहीं होना? नहीं, तो फिर काउंट नहीं करना। लीस्ट टर्म की अंग्रेजी दोबारा पढ़ लें। लीस्ट टर्म में नंबर 4 थी शायद, हमने टर्मिनेशन वाला पीरियड तब काउंट करना है जब रीजनेबली सर्टेन है कि टर्मिनेट नहीं होना। अगर अनसर्टेन है तो फिर भी नहीं काउंट करना। सर्टेन है कि टर्मिनेट करवा देना है, फिर तो काउंट करना ही नहीं है। सर्टेन है कि टर्मिनेट नहीं करवाना, तो काउंट करना है। अनसर्टेन है तो अनसर्टेन है, यानी अनसर्टेनिटी है अगर, तो एक्सटेंशन वाला भी काउंट नहीं करना, टर्मिनेशन वाला भी काउंट नहीं करना, क्योंकि अनसर्टेनिटी है। अच्छा, इस पे बाद में आते हैं। लीज पेमेंट में शामिल करना है पेनल्टी को या नहीं? जी, ए, बी और सी। क्यों करेंगे? जब हम कह रहे हैं कि लीज टर्म 6 साल है, तो उसका मतलब टर्मिनेट कराना है, तभी तो हम 6 साल ले रहे हैं। देखें, हम 8 साल क्यों ले रहे हैं? कि टर्मिनेट नहीं करना। तो 6 साल क्यों ले रहे हैं? तो अगर हम 6 साल ले रहे हैं तो फिर हम कह रहे हैं कि टर्मिनेट करना है, तभी तो 6 साल ले रहे हैं। देखें, अगर हमारी लीज टर्म ये इंडिकेट कर रही है कि टर्मिनेट हो जाना है, ये दोनों सेम है ना, रीजन डिफरेंट है, लेकिन हमारी लीज टर्म की कैलकुलेशन ये शो कर रही है कि टर्मिनेट हो जाना है। तो जब टर्मिनेट हो जाना तो फिर पेनल्टी भी पड़नी है। तो पेनल्टी को शामिल करना है कि नहीं करना, इसमें यह नहीं देखना कि सर्टेन है तो करना है, इसमें लीज टर्म को देखना है कि हमारे लीज टर्म से क्या अंदाजा हो रहा है। तो अगर लीज टर्म से अंदाजा हो रहा है कि टर्मिनेट हो जाना है, तो फिर पेनल्टी भी आनी है। ये लिखा हुआ है लीज पेमेंट्स के डी में। लीज पेमेंट का डी देखें। ओके, जीआरबी, अभी जो गारंटीड आरबी बताई थी, ये लाजमी है कि लेसी नहीं लेसर को दी होगी गारंटी, या कोई और पार्टी भी दे सकती है। लेकिन ये अगर लेसर की नजर से देखें तो गारंटी है कि उसको पैसे मिलने हैं। तो ये जो लीज पेमेंट्स हैं, बेशक बात शुरू यहां से की थी कि ये वो पैसे हैं जो लेसी ने लेसर को देने हैं, लेकिन अब हम जगह बदल लेते हैं। ये वो पैसे हैं जो लेसर को मिलने हैं, तो जीआरबी भी लेसर को, तो ये भी लीज पेमेंट का हिस्सा है। बेशक ये लेसी ने नहीं देना, लेकिन लेसर को मिलना है, तो ये भी लीज पेमेंट का हिस्सा है। ये ई के नीचे लिखा हुआ है, चलो डी के नीचे कर लें।
ठीक है। अच्छा, अब आते हैं डब्बे पे। इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट्स क्या होती हैं? इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट्स वो हैं जो बजाहिर तो वेरिएबल लग रही हैं, जैसे एग्रीमेंट में एग्रीमेंट करते हुए लिखा, नींद आ रही है ना? एग्रीमेंट करते हुए ये लिखा कि जितने आर्स एसेट इस्तेमाल करेंगे किराया उसके हिसाब से होगा, यानी जो रेंटल है वो आर्स के हिसाब से होगा। अब आर्स तो हर साल डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ये एग्रीमेंट की बात थी। बजाहिर लग रहा है कि वेरिएबल है, लेकिन लेसी को भी अंदाजा हो जाएगा 2 4 6 महीने तक, या शायद एग्रीमेंट करने के 4 दिन बाद ही वो मीटिंग करें तो उनको अंदाजा हो जाए कि हमने इस्तेमाल हर साल करना तो वही 2000 घंटे ही है। तो अब ये बेशक अपेरेंटली वेरिएबल था कि आर्स पे लिंक है, जितना ज्यादा इस्तेमाल होंगे उतना रेंट होगा, लेकिन लेसी ने पहले ही इरादा कर लिया है कि हमने इतना ही इस्तेमाल करना है और क्या करना है, हमने ऑफिस टाइम में इस्तेमाल करना है और हमने क्या करना है। तो ये बजाहिर वेरिएबल है, लेकिन अमाउंट पता चल जाएगी क्योंकि लेसी को पता है उसने हर महीने हर साल 2000 घंटे इस्तेमाल करना है। तो ये इन सब्सटेंस फिक्स्ड पेमेंट्स जो बजाहिर लग रही हैं कि शायद वेरी करें, लेकिन वो इन सब्सटेंस फिक्स्ड है। और मिसाल, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि आप ये गाड़ी 4 साल के लिए ले लें हमसे लीज पे, और पर ईयर 2 लाख रुपए किराया है। लेकिन अगर एक भी दफा इसका टायर पंक्चर हुआ, एक भी दफा, तो आपने वो जो 2 लाख पर ईयर देना है उसके अलावा एंड पे हम आपसे लाख रुपए और लेंगे। अब ये लाख रुपए कंफर्म है कि देने हैं? नहीं, तो डिपेंड करता है, कोई अगर पंक्चर होगा तो देने हैं ना। लेकिन ये बस बजाहिर लग रहा है कि अगर पंक्चर हुआ तो होना ही होना है, तो सड़कों पे चलना है, पाकिस्तान लाहौर की सड़कें हैं, चलना ही उस पे होना ही होना है। तो बेशक ये बजाहिर किसी इंसिडेंट से लिंक है, लेकिन वो हो ही जाना है इंसिडेंट, तो फिर ये भी इन सब्सटेंस फिक्स्ड है। ये जो डब्बा बनाया हुआ है बड़ा सा, उसके अंदर ये सारी कहानियां लिखी हैं। फिक्स पेमेंट वाले पॉइंट जो ए है, उसके नीचे जो एक बड़ा सा डब्बा बनाया है जो अगले पेज पे भी चला गया है, ये सारी अंग्रेजियां वही हैं जो मैंने भी आपको बताई। चले पढ़ लेना, अभी मुंचे करके बैठे हैं, कौन सा पढ़ने, पढ़ लेना, बाद में पढ़ लेना। नहीं नहीं, बस रहने दे। लेसर ने लेसी को एक ऐसे डीज पे दिया है। अब देखें, अब जो बात बताने लगा हूं ना, ये लेसी की पेमेंट के हिसाब से नहीं, लेसर की रिकवरी के हिसाब से देखना कि लेसर को रिकवर क्या होगा। लेसर ने एक इक्विपमेंट खरीद के लीज पे देना है, फाइनेंस लीज पे, और सारे पैसे पूरे करने हैं। तो लेसी से इसको रेंटल्स मिलेंगे टोटल सारे मिला के। अगर तो एंड ऑफ लीज टर्म ओनरशिप लेसी को ट्रांसफर हो जानी है। यार क्यों नींद आ रही है, क्या मसला है? क्या मतलब आज क्या है ऐसा? कैलकुलेशन नहीं है? अच्छा, चलें करते हैं शुरू कैलकुलेशन, फिर कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है। पता नहीं क्या बता रहा था। हाँ जी, अगर लीज टर्म के एंड पे ओनरशिप लेसी को ट्रांसफर हो जानी है तो लेसर को क्या मिलना है? बस ये
लेकिन अगर एंड पे एसेट लेसर को वापस आ जाना है तो लेसर को और क्या रिकवरी होगी? रेजिडुअल वैल्यू। बेचेगा तो उसको रेजिडुअल वैल्यू रिकवर होगी, टोटल एक्सपेक्टेड आरवी। और अगर इसको दो में तोड़ लें जीआरवी तो बाकी क्या बचेगा? यूजीआरवी, यूआरवी कह लें, यूजीआरवी कह लें। तो लेसर को एसेट फाइनेंस लीज पे देके जो टोटल रिकवरी होनी है वो ये, टोटल लेसी से पैसे मिलने नहीं कह रहा, जो टोटल रिकवरी होनी है ये है लीज पेमेंट्स। अभी पढ़ा है, ये लीज पेमेंट्स हैं और साथ उसके ये प्लस, यानी लेसर को ये एसेट लीज पे जो दे रहा है, इस एसेट के नसीब से इसको टोटल रिकवरी कितनी होनी है वो ये है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज, GIL, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। ये मैंने आपको नंबर 10 बता दिया। नंबर 10 बता दिया मतलब पढ़ ले नंबर 10। नहीं, सिर्फ नंबर 10 नहीं पढ़ना, जो आगे अंग्रेजी लिखी है वो भी पढ़ना है। लेसी को जो एसेट लीज पे दिया है, उस लीज से लेसर को कल को टोटल रिकवरी होनी है। आज भी इसकी जेब से कुछ तो गया है क्योंकि उसने एसेट खरीद के लीज पे दिया है, तो जितना आज खर्च हुआ है कल को टोटल उतनी रिकवरी होनी है, ज्यादा होनी है। तो इसलिए सबको इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि लेसर ने इन्वेस्टमेंट की है, तो इसलिए इस पूरी अमाउंट को ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज कहते हैं। और ये जो कल को सब मिलना है, इसकी अगर डिस्काउंटिंग कर लें, इसकी अगर प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें तो उसको नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज कहते हैं। ये 10 से अगला। और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्यों होगा? इंटरेस्ट। तो उसको अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कहते हैं। इससे अगला, अच्छा अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसी बातें करनी मैंने। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल एसेट, हमने किसी कंपनी के डिवेंचर्स में इन्वेस्ट किया 300, कल को इस इन्वेस्टमेंट से कॉन्ट्रैक्चुअल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, कल को इस इन्वेस्टमेंट से कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो मिलने हैं। ये आउटफ्लो, ये सब इनफ्लो, इनका एक IRR निकाला जाता है, उसको कहते थे, मैं अब भी कहते ही हैं, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ये एक इंटरेस्ट रेट है जिसपे अगर इन कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग करें तो कितनी आएगी? 300। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में एमोर्टाइज्ड कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट जो हमारे इनिशियल मेजरमेंट की अमाउंट है, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज, इनका IRR एक इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होता है। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में सिखाया था। और ये वो रेट है जिसपे अगर कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग करेंगे तो वो इनिशियल अमाउंट के बराबर आ जाएगा, और इस डिफरेंस यानी इंटरेस्ट उसको ओवर द पीरियड फैलाया जाएगा। किस तरीके से, कैसे होंगी कैलकुलेशंस कैसे होंगी? एक टेबल बना के, एमोर्टाइज कॉस्ट का एक टेबल बनता था जिसमें बैलेंस के ऊपर रेट लगेगा, वो होगा इंटरेस्ट, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, फिर कैश फ्लो लेस होगा तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा। बिल्कुल सेम काम लेसर की बुक्स में फाइनेंस लीज का होगा।
ये जो कल को कैश फ्लोज मिलने हैं लेसर, अब मैं लेसर पे आ गया, जो लेसर को कल को कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज मिलने हैं, लीज पेमेंट्स, और चलो कॉन्ट्रेक्चुअल ना सही लेकिन दिल में तो है उम्मीद के मिलेगा, तो ये है लेसर की टोटल रिकवरी ये। और अब मैं लीज की बात करूं तो ये है NIL, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, और इनका जो IRR है जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कहलाता था, यहां पर वो कहलाता है इंप्लिसिट रेट। तो लीज में अगर बिल्कुल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ लिंक करें तो ये नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज है, ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज है, और इनके लिए जो IRR है वो इंप्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे वापस, ये वो अमाउंट है जो इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट की होती थी, डिवेंचर खरीदे होते थे। लेसर ने क्या किया, एसेट खरीदा है तो दिया है ना, तो वो जो डिवेंचर खरीदते थे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल एसेट अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट, तो लेसर एसेट खरीद रहा है, और लेसर एसेट खरीद रहा है मार्केट से, मार्केट से जितने का खरीद रहा है जितने का मार्केट में होता है, यानी फेयर वैल्यू। तो लेसर की जेब से शुरू में इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, एसेट की फेयर वैल्यू, और हो सकता है उसको शुरू में थोड़ा सा खर्चा भी करना पड़ रहा है, क्या कहते हैं शुरू में थोड़े से सीधे खर्चे को, IDC, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। तो लेसर की शुरू वाली इन्वेस्टमेंट हो गई एसेट का खरीदना प्लस IDC। लेकिन लेसर की करते हैं दो टाइप्स, एक होता है लेसर बैंक। बैंक अगर गाड़ियां लीज पे, अभी होती है कैलकुलेशन शुरू आज इंशाल्लाह नहीं करेंगे, आप अपना डिमांड कर रहे हैं तो। लेसर अगर बैंक है, बैंक, तो बैंक अगर गाड़ी लीज पे दे रहा है तो बैंक के पास कहां से आई गाड़ियां हैं, बैंक के पास गाड़ियां कहां है जो लीज पे दे रहा है, तो बैंक के पास गाड़ी शाड़ी कोई नहीं है, बैंक असल में पैसे दे रहा होता है कि जाओ मार्केट से गाड़ी खरीद लो, या चलो अगर बैंक ना भी सही, बैंक तो इसलिए बोला कि ये ज्यादा कॉमन मिसाल है, कोई लीजिंग कंपनी है जो मुख्तलिफ एसेट्स मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के वो लीज पे देते हैं, उनका काम ही यही है, लेकिन उनके स्टोर में एसेट्स नहीं पड़े होते, वो क्या करते हैं जो भी मशीन लीज लेनी होती है वो खरीदते हैं और लेसी को दे देते हैं, बल्कि इतनी भी सुस्ती क्या करते हैं, वो कहते हैं ले लो यार जाके मुझे बता दो कितने पैसे देने में दे देता हूं। तो लेसर इस मिसाल में जो दी है टेक्निकली क्या कर रहा है, पैसे दे रहा है, एसेट मार्केट से खरीद के लीज पे दे रहा है। इसका नाम IS में नहीं है, मैं नाम दे रहा हूं उसको फाइनेंसर लेसर, कि ये फाइनेंस प्रोवाइड, फाइनेंस लीज की वजह से नहीं कह रहा मैं, वही बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं फाइनेंसर लेसर। लेकिन एक लेसर वो हो सकता है जो ये गाड़ियां वैसे भी बेचता है, जैसे ये होंडा सिटी, तो ये वैसे भी गाड़ियां बेचते हैं और जिनके पास पैसे नहीं होते इनको लीज पे दे देते हैं। तो अब ये जो लेसर है जो एसेट यानी गाड़ी लीज पे दे रहा है, ये कहां से आई इसके पास, ये इसकी अपनी इन्वेंट्री है, और ये अगर लीज पे ना दे तो वैसे भी प्रॉफिट पे बेचा करता है, तो ये अब सादा लेसर नहीं है, इसको कहते हैं डीलर लेसर। और अगर ये खरीद के बेचता होता है तो ये डीलर लेसर है, अगर खुद बना के बेचता होता है तो उसको मैन्युफैक्चरर लेसर कहते हैं। इसकी इसलिए नाम की इंट्रोडक्शन दिया गया क्योंकि इसकी अकाउंटिंग अलग है। तो आप पेज 4 के मिड में आए, पेज 4 के तकरीबन दरमियान में क्लासिफिकेशन ऑफ लीजेस से ऊपर एक डब्बा बना हुआ है टाइप्स ऑफ लेसर। ये सारी बातें की हैं मैंने कि या तो लेसर अगर फाइनेंस लीज है तो या तो फाइनेंसर लेसर होगा या डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर होगा। फाइनेंसर लेसर होगा तो असल में वो टेक्निकली पैसे दे रहा होगा एसेट खरीदने के लिए, और अगर डीलर मैन्युफैक्चरर होगा तो वो वैसे भी वो एसेट प्रॉफिट पे बेचा करता था तो वहीं स्टॉक से उठा के वो लीज पे दे देगा।
अच्छा, इसमें मेन चीज एसेट उठा के देना नहीं है, मेन चीज ये है कि वो जो एसेट लीज पे दे रहा है वो वैसे भी सेलिंग प्रॉफिट पे बेचा करता है। वरना ऐसा भी हो सकता था कि कोई बिजनेस जो एज सच पेशे से लेसर ना हो, बस एक ट्रांजैक्शन कर रहा हो कि पुरानी मशीन बेचनी थी, ग्राहक नहीं मिल रहा था, किसी को लीज पे दे दी, तो ये भी लीज ही है। लेकिन जो मशीन लीज पे दी, क्या वो वैसे भी प्रॉफिट रख के बेचा करते हैं दूसरों को? तो फिर ये भी फाइनेंस लीज, फाइनेंशियल लेसर की मिसाल है। जाग रहे हैं? तो फाइनेंसर लेसर जरूरी नहीं कि सिर्फ बैंक हो। फाइनेंसर लेसर आप समझ लें कि मैं उसको कह रहा हूं कि वो लेसर जो एसेट लीज पे दे रहा है और वो वैसे भी प्रॉफिट रख के बेचा नहीं करता, या तो पड़ा हुआ था लीज पे दे रहा है या बाहर से खरीद के लीज पे दे रहा है, ये फाइनेंसर लेसर है। और डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर वो है जो वैसे भी चीजें बेचा करता है, प्रॉफिट रख के बेचा करता है, जीपी कमाता है, और वो कैश पे बेचने की बजाय लीज पे दे रहा है, ये डीलर मैन्युफैक्चरर है। जाग रहे हैं? बस आ रही है कैलकुलेशन। NIL हो गया PV ऑफ GIL एट इम्प्लिसिट रेट। ये अभी मैंने NIL की डेफिनेशन पढ़ाई है मैंने NIL की डेफिनेशन, और नंबर 11 पे लिखी हुई शायद, या 12 पे, पता नहीं है। 11 पे, 12 पे, 11 पे। 13 क्या लिखा हुआ? इम्प्लिसिट रेट। इम्प्लिसिट रेट के बारे में ये लिखा हुआ है कि एक ऐसा रेट है अगर उस पे GIL की डिस्काउंटिंग की जाए, ये एक ऐसा रेट है जिसपे अगर GIL की डिस्काउंटिंग करें नहीं तो वो आ जाएगा जिस चीज के बराबर, वो वही अमाउंट होगी जो आज एसेट की फेयर वैल्यू है, और अगर फाइनेंशियल लेसर है तो इसके बराबर आ जाएगी। लेकिन अगर डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर है तो इसके बराबर आएगी। आएगी कैलकुलेशन। इम्प्लिसिट रेट पे अगर GIL की डिस्काउंटिंग करें तो इम्प्लिसिट रेट वो रेट है कौन सा, जिस पे अगर डिस्काउंटिंग की जाए तो इसकी PV जितना अमाउंट निकलेगा, लेट से 1,20,000, तो इत्तेफाक से इनका आंसर भी 1,20,000 आ रहा होगा। ठीक है? PV ऑफ GIL एट इम्प्लिसिट रेट किसके बराबर है? NIL के। और यहां क्या बताया? PV ऑफ GIL एट इम्प्लिसिट रेट किसके बराबर है? इसके। इसका मतलब है कि तो NIL ऐसे भी हो सकता है, NIL ऐसे भी हो सकता है। अभी आती है कैलकुलेशन, पेज 5 पे आए। फाइनेंस लीज, रिकग्निशन एंड इनिशियल मेजरमेंट। चाहे फाइनेंसर लेसर हो, बल्कि नहीं, अभी चाहे फाइनेंशियर ही हो, जो फाइनेंसर लेसर है, बैंक है जैसे, उसने एसेट खरीदा और लीज पे दे दिया। इस एसेट के फाइनेंस लीज, इस एसेट के रिस्क एंड रिवॉर्ड्स का मालिक कौन बन गया? लेसी, क्योंकि फाइनेंस लीज होती ही वही है। यानी इन सब्सटेंस इस एसेट का कंट्रोल किसके पास है?
तो लेसर के पास तो उसका कंट्रोल ही नहीं है। वैसे लीगल ऑनर कौन है? लेसर, लेकिन इसके पास कंट्रोल नहीं है, तो ये एसेट लेसर की बुक्स में नहीं रहेगा, एसेट गया बस। अगर बैंक है तो इसने तो खैर अभी ही खरीदा है, तो उसकी बुक्स में तो आया ही नहीं था, बारों बार निकल गया। लेकिन अगर ये वो मिसाल है जो मैं दे रहा था कि अगर पुरानी मशीन हम किसी को लीज पे दे रहे हैं, तो पेशे से हम लेसर नहीं है, लेकिन उस ट्रांजेक्शन में बन गए लेसर, तो फिर हमारी बुक्स में एसेट था, लेकिन जब फाइनेंस लीज पे दे दिया तो एसेट गया। अब ये एसेट जो गया क्रेडिट, इसके बदले डेबिट, लेसी से पैसे रिसीवेबल हैं, तो उसके लिए लीज रिसीवेबल का वर्ड भी ठीक है, ज्यादा जो ऑफिशियल वर्ड है वो नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज है। तो फाइनेंसर लेसर एट कमेंसमेंट ऑफ लीज अपने पास एक लीज रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लेगा, जो लीज रिसीवेबल के नाम से भी हो सकता है, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज के नाम से भी हो सकता है। और इसकी अमाउंट क्या होगी? नाम से ही पता चल रहा है, NIL। ये लेफ्ट वाला पोर्शन देख लें, और जिसके नीचे ब्रैकेट में लिखा है वो भी पढ़ लें। डीलर लेसर नहीं बताया मैंने भी, लेफ्ट वाला पोर्शन फाइनेंसर लेसर। अच्छा, लेफ्ट में सिर्फ अभी .1 .2 नहीं, अगले पेज पे अगर आप जाके जल्दी जल्दी .2 भी पढ़ाएं तो .2 नहीं है अभी, अभी सिर्फ .1। कमेंसमेंट ऑफ लीज पे लेसर अपनी बुक्स में रिसीवेबल फ्रॉम लेसी बना लेगा, किस अमाउंट पे? NIL पे। और अगर ये फाइनेंशियल लेसर बैंक है जिसने अभी अभी पैसे देके एसेट खरीद के दिया है तो कैश क्रेडिट, अगर पुराना एसेट पकड़ के दे दिया है तो वो एसेट डी रिकॉग्नाइज और प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल। अगले पेज के टॉप पे एक एग्जाम नोट लिखा हुआ है, ये वही है जो भी बताया कि NIL ऐसे भी निकल सकता है, NIL ऐसे भी निकल सकता है। इनमें से प्रेफर्ड ये है, ये प्रेफर्ड नहीं है, प्रेफर्ड ये है, लेकिन बाय डेफिनेशन ये भी सही है, प्रेफर्ड ये है। तो NIL ऐसे निकालेंगे, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे निकालेंगे और उसको एंट्री में इस्तेमाल कर लेंगे। अब इसमें एक जो छोटी सी टेक्निकल बात है, अगर ऐसे निकाला और वैसे भी IDC सवाल में दिया हुआ है, तो ऐसे NIL निकालने के बाद उसमें IDC ऐड करना नहीं, अगर इस तरीके से निकाल रहे हैं तो ऐड करना है। देखें, अगर इस रास्ते से चल रहे हैं तो एक 15 + 5 करना है, अगर PV निकालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एक 20 ही आएगा। क्यों एक 20 आएगा? क्योंकि इंप्लिसिट रेट डिफाइंड ही ऐसे है जिसमें इस पूरे को यहां रख के और GIL को यहां रख के IRR निकाला गया था। तो जब IRR निकाला ही ऐसे गया था तो इसकी PV इसके बराबर ही आनी है। तो अगर NIL इस रास्ते से निकाल रहे हैं तो IDC का कुछ नहीं करना, लेकिन अगर इस रास्ते से निकाल रहे हैं तो हाँ IDC ऐड करना। ये हो गई इनिशियल मेजरमेंट। अभी आ रही कैलकुलेशन। पहले दिन रिकॉर्डिंग हो गई। अब ये जो रिसीवेबल बनाया हुआ है ये बिल्कुल आगे वैसे ही ट्रीट होगा जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में फाइनेंशियल एसेट होता था, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। क्या? हर साल 2 काम हुआ करेंगे, टाइम गुजरेगा, इंटरेस्ट इनकम बनेगी। इंटरेस्ट इनकम की क्या एंट्री हो जाएगी? अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, फाइनेंशियल एसेट्स अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। टाइम गुजरेगा, इंटरेस्ट इनकम जनरेट होगी।
रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, और जब कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो मिल जाएगा तो कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। ये है सब्सीक्वेंट मेजरमेंट कि लेसर को जैसे जैसे पैसे रिकवर होते जाएंगे तो वो इसमें से इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, बल्कि प्रिंसिपल भी अलग करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अमोर्टाइज कॉस्ट वाले तरीके से चलेंगे, बिल्कुल सेम कि इंटरेस्ट ओवर द पीरियड फैल जाएगा, बिल्कुल वैसा टेबल बना के। ये मैंने अगले पेज पे 2 लाइनें बना के भी दिखा दी। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में देखें, अभी आ रही है बस कैलकुलेशन। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में देखें, पॉइंट 1 के फाइनेंस इनकम को ओवर द पीरियड फैलाना है एक रेट इस्तेमाल करके। अच्छा, यहां पर इम्प्लिसिट रेट नहीं लिखा, बस एक रेट है, ये अगली क्लासेस में आएगी बात इसमें। और ये पॉइंट 2 में मैंने वो टेबल बस बना के दिखाया जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में होता था। इसको ऐसे भी बना सकते हैं जैसे ही मैंने बना के दिखाया हुआ है, और एमोर्टाइज कॉस्ट वाले तरीके से भी बना सकते हैं। ये दोनों भी करके दिखाता हूं अभी। तो जो पहली इसी पेज के एंड पे एंट्री की हुई है ये वही है जो इनकम बनी, रिसीवेबल डेबिट, इनकम क्रेडिट, और जब लीज पेमेंट मिल गई तो कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। चलें एक सवाल कर ही लें, कैलकुलेशन आ ही जाए, छोटा सा आसान सा सवाल। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 3 पे देखें। क्वेश्चन 3, फर्स्ट जनवरी, जुलाई क्या है, जुलाई 13। लीज रिसीवेबल का वर्ड ठीक है वो भी कर लें, नेट इन्वेस्टमेंट का वर्ड ठीक है वो भी कर लें। नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज डेबिट और कैश क्रेडिट कितने से होगी एंट्री? आईडीसी तो है नहीं, लेकिन हो सकता है छुपा हो, तो आपके लिए प्रेफरेबल पीवी ऑफ जीआईएल ही है। करें कैलकुलेट, पीवी ऑफ जीआईएल निकालें। इम्प्लिसिट रेट 14% दिया हुआ है, रेंटल्स भी दिए हुए हैं, जीआरवी भी दी हुई है, डाउन पेमेंट भी है, पीवी ऑफ जीआईएल निकालें। सही,
जीआरवी 5 मिलियन 4 साल डिस्काउंट होगी, 4 रेंटल्स हैं एनविटी डिस्काउंटिंग होगी और 3 मिलियन एज इट इज ऐड हो जाएगा, तो ये 28.69 ही बनेगा। इसका मतलब कोई आईडीसी नहीं है। ये हो गई इनिशियल रिकग्निशन। फिर इसी दिन पैसे मिल गए तो कैश डेबिट और लीज, बल्कि नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज क्रेडिट 3। फिर साल एंड होगा, एमोर्टाइज कॉस्ट वाला टेबल बनेगा और डेट, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, कैश फ्लो और क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा, एक आपने ना अगर थोड़ा बहुत कैप याद हो या इवन के अगर आर्टिकल्स कर रहे हैं अगर, तो लीज स्केड्यूल के अंदर इंटरेस्ट प्रिंसिपल अलग अलग आ रहा होता है, लेकिन मैं इसी तरह चला रहा हूं ताकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के पैटर्न पे ही चल लें, तो वही वाला टेबल मैंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वाला बनाया है। स्टार्टिंग पॉइंट 28.69 और पहली पेमेंट चूंकि पहले ही दिन हो गई तो अभी तो टाइम गुजरा ही नहीं, इसलिए इंटरेस्ट नहीं है, तो बाकी रह गया 25.69। फिर 30 जून 14 पे ये ओपनिंग में आया, लेकिन अब साल गुजरा है, कितना इंटरेस्ट? 6 बस, चलें जी, शुक्रिया। और कैश फ्लो, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कितना? 7.8। सेम अमाउंटाइज कॉस्ट वाला टेबल बना रहा हूं। 21.49। क्योंकि एक ही साल की एंट्रीज पूछी हैं तो बस ही काफी है, अगर अगले साल होते तो वो भी बना लेते, ये कैलकुलेशन थी। अब इसमें ईयर एंड पे नेट इन्वेस्टमेंट एंड लीज डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 3.6 और इसी दिन कैश डेबिट और नेट इन्वेस्टमेंट एंड लीज क्रेडिट 7.8। इसका नोट कल बताऊंगा, लेकिन आप एक काम करके आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में पीछे सॉल्यूशन बेशक नोट का होगा क्योंकि रिक्वायर्ड नोट है, लेकिन मैं रिक्वायर कर रहा हूं कि आप ये जो पहला ही साल है, क्वेश्चन नंबर 5, इस पहले साल की जनरल एंट्रीज कराएं। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें रिक्वायरमेंट नोट है, लेकिन अभी तो नोट नहीं बताया मैंने, बस पहले साल की जून 2018 की एंट्रीज कराएं, यही ऐसे ही कराएं। चले, बस इतनी सी बात थी। लो जी, ये आर्टिकल्स वालों के लिए हदीस है। मसनद अहमद में रिवायत है, सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिखाओ, जूनियर्स को काम सिखाओ, जूनियर्स को काम सिखाओ और आसानी करो और तंगी ना करो, और जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो उसे चाहिए कि खामोश रहे। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह।